देखिएगा इलस्ट्रेशन नंबर 11 ऑफ योर स्टडी मटेरियल, सभी को स्क्रीन पर दिख रहा होगा। देखिए ये क्या बोल रहे हैं, जो कंपनी है वो 4 प्रोडक्ट बेचती है अंडर द ब्रांड नेम ऑफ ए बी सी एंड डी एंड द सेल्स मिक्स इन वैल्यू अंडरलाइन। तो अब आप मॉड्यूल तो होंगे नहीं, मैं कर देता हूं। यानी सेल्स मिक्स इन वैल्यू दे रखा है। कल मैंने जो लास्ट डिस्कशन किया था वो वैल्यू के ऊपर ही आपसे बात की थी। टोटल सेल्स में 33.33 ए प्रोडक्ट है, 41.67, 16.67 और 8.33, ये आपके पास इनका सेल्स मिक्स दे रखा है। टोटल 100% जो सेल आपको दे रखी है वो 60,000 रुपए पर मंथ दे रखी है। वेरिएबल कॉस्ट दी हुई है, ए की वेरिएबल कॉस्ट है 60% ऑफ सेलिंग प्राइस, बी की वेरिएबल कॉस्ट है 68% ऑफ सेलिंग प्राइस, सी की वेरिएबल कॉस्ट है 80% ऑफ सेलिंग प्राइस और डी की कॉस्ट है 40% ऑफ सेलिंग प्राइस। टोटल फिक्स कॉस्ट दे रखी है। इसने पूछा है कैलकुलेट द ब्रेक इवन पॉइंट फॉर द प्रोडक्ट ऑन ओवरऑल बेसिस, यानी ओवरऑल बीपी निकालना है जब आपके पास जो सेल्स मिक्स है वो वैल्यू की टर्म्स में गिवन है। आइएगा ए बी सी और डी, मैंने आपको ये बताया था सबसे पहले वैल्यू में कंट्रीब्यूशन निकालना पड़ेगा। सबसे पहले सेल्स लिखते हैं। 60,000 की टोटल सेल्स है जिसका 1/3 इसके पास है, तो यानी इसकी सेल्स हो गई 20,000। बी की सेल निकालते हैं, 60,000 इंटू 41.667%, सॉरी 41/2/3 है ना। हाँ जी, तो 60,000 इंटू तो 25,000 आपके पास इसकी सेल्स आ गई भाई। 2/3 हो गया 0.667 और 41 अलग से चल रहा है, तो यानी ये हो गया 41.667। फिर 60,000 इंटू 16.667%, तो 10,000 की सेल्स ये आ गई और 60,000 इंटू 8.333%, 5,000 की सेल्स ये आ गई। अरे सुनो सुनो, 33/1/3 है ना, ये तो आई गया 1/3। 41/2/3 है, तो पहले 2/3 को मैंने सॉल्व कर लिया, तो 2/3 कितना आया 0.667 और 41 अलग से है, यानी ये जो 41/2/3 है इसको मैंने ले लिया 41.667%। 2/3 को सॉल्व किया तो 0.667 और 41 अलग से है, उसमें प्लस कर दिया। और ये परसेंटेज किसका है, सेल्स का। सेल्स मिक्स दे रखा है ना, तो सेल्स दे रखी है 60,000, 60,000 पर ये परसेंटेज निकाल दिया। इसी तरह से जब 16/2/3 था तो ये 16.667% ये निकलेगा ऑन 60,000 पर। क्लियर, चलिए ठीक है, आइएगा माइनस वेरिएबल कॉस्ट। क्या बोला है इसने, ए प्रोडक्ट की जितनी सेल है उसका 60% वेरिएबल है, तो 12,000 इसकी वेरिएबल कॉस्ट हो गई। 25,000 का 68%, 17,000 इसकी वेरिएबल कॉस्ट हो गई। 15 नहीं, बी में 68% है, ध्यान से देखो बिल्कुल। सी में 80% वेरिएबल है, तो 8,000 की वेरिएबल कॉस्ट हो गई।
और डी में 40% है तो 2000 की वेरिएबल कॉस्ट हो गई। लीजिए, ये आपके पास कंट्रीब्यूशन आ गया, दैट इज कंट्रीब्यूशन 8000, 8000, 2000। लीजिए, ये आपकी स्टेप नंबर 1 आपके पास कंट्रीब्यूशन इन वैल्यू कैलकुलेट हो गया। अब मैंने लिखवाया था ओवरऑल पीवी रेशो निकालो। कैसे? सारे कंट्रीब्यूशन का टोटल कर दो, तो 8 और 8 16, 17, 18, 18 और 3 21 डिवाइडेड बाय टोटल सेल्स है 60,000 और इंटू 100, तो ये ओवरऑल पीवी रेशो आ जाएगा। थर्टी 35% आपका ओवरऑल पीवी रेशो आ गया। बस अब आंसर निकाल लो। ओवरऑल बीईपी फिक्स कॉस्ट कितनी दे रखी है? 14,700 और डिवाइडेड बाय ओवरऑल पीवी रेशियो आ गया 35%। ये लीजिए, आपका आंसर हो गया। ये आपके पास ओवरऑल बीईपी आ जाएगा 42,000। हाँ जी, ये पर मंथ ही है सारा डेटा, ये सेल्स भी पर मंथ ही है ना। क्लियर है बिल्कुल? चलिए आगे बढ़ते हैं। सेकंड पार्ट। अब इसने बोला है अगर सेल्स मिक्स चेंज कर दें तो दोबारा से निकाल कर बताइए। ए, बी, सी और डी। अब ये क्या बोल रहे हैं? अगर आपका ब्रेक इवन दोबारा से कैलकुलेट करो, अगर सेल्स मिक्स 25%, 40%, 30% और 5% हो जाए, तो लीजिए, सबसे पहले वही सेल्स, टोटल सेल्स 60,000 है, 60,000 का 25%, तो ये सेल आ गई 15,000। 60,000 का 40%, 24,000, 18 और 3, यही हुई। माइनस कर देंगे वही वेरिएबल कॉस्ट, तो 15,000 का 60% यानी 9,000, 24,000 का 68%, 16,320, 18,000 का 80%, 14,400 और 3,000 का 40%, 1,200। बोलिए, क्लियर है बिल्कुल? देखिए, बस छोटे छोटे कॉन्सेप्ट है, उनको समझते चलना है। 16,300। चलिए कंट्रीब्यूशन निकाल दें। 6,000 का कंट्रीब्यूशन, 24,000 माइनस 16,320, 7,680, 18,000 माइनस 14,400, 3,600, 3,000 माइनस 1,200, तो ये आ गया 1,800। ये आपके पास कंट्रीब्यूशन आ गया। अब निकालेंगे ओवरऑल पीवी रेशो। आइए, ओवरऑल पीवी रेशो निकालिए। 6,000 प्लस
7680 प्लस 3600 प्लस 1800, 19080 डिवाइडेड बाय 60,000 इंटू 100, 31.80%। ये लीजिए, नहीं नहीं 32 नहीं, 31.8 सही आ रहा है बिल्कुल एग्जैक्ट, तो उतना ही लेंगे अपन। चलिए आगे, अब बीपी निकाल लेते हैं। ओवरऑल बीईपी इज इक्वल टू 14,700 डिवाइडेड बाय 31.80%। 14,700 डिवाइड बाय 31.8%, 46226। ये आपका आंसर हो गया। बोलिए क्लियर? ये लीजिए, तो ये आपको मैंने कॉन्सेप्ट करवाया ओवरऑल ब्रेक इवन पॉइंट को लेकर। तो जो ओवरऑल ब्रेक इवन पॉइंट है उसको हमने इस तरह से, अगर वैल्यू में आपको दे रखा है तो इस पैटर्न पर हम उसे सॉल्व करेंगे। क्लियर है बिल्कुल सबको? चलें आगे। चलिए, तो अब हम फिर एक नया टॉपिक लेंगे। आइएगा, टॉपिक नंबर आप डाल लें, क्या चल रहा था आपका, मैं हेडिंग डाल देता हूं। की फैक्टर ऑब्लिक लिमिटिंग फैक्टर अप्रोच और इसी का दूसरा नाम है प्रोडक्ट मिक्स डिसीजन। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक आप पढ़ रहे, पूरी मार्जिनल कॉस्टिंग का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक आज हम स्टार्ट कर रहे हैं। की फैक्टर या लिमिटिंग फैक्टर अप्रोच, या इसी का एक और नाम है विच इज कॉल्ड एज प्रोडक्ट मिक्स डिसीजन।
ठीक है, बिल्कुल धीरे धीरे आराम से एक एक बात को आप समझते चलेंगे। काफी बड़ा चलने वाला है ये टॉपिक, इसलिए ध्यान से बिल्कुल सुनिएगा। देखिए, एवरी बिजनेस required various factors of production such as material, labor, machine, मनी एक्सेट्रा। देखिएगा, हर बिजनेस को अगर कोई भी प्रोडक्शन एक्टिविटी अगर उसे करनी है तो उसे कई फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन की रिक्वायरमेंट होती है। फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन का मतलब होता है जिनकी मदद से हम अपनी प्रोडक्शन एक्टिविटी को कैरिड आउट करेंगे। हमें प्रोडक्शन करने के लिए रॉ मटेरियल की जरूरत होती है, हमें उस रॉ मटेरियल को फिनिश गुड्स बनाने के लिए लेबर और मशीनों की जरूरत पड़ती है। तो हर बिजनेस को कई सारे फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन चाहिए एंड sometimes one or more of such factors are in short supply। ओ माय गॉड, मुझे अपनी प्रोडक्शन एक्टिविटी को करने के लिए मटेरियल चाहिए, लेकिन वो मटेरियल शॉर्ट सप्लाई में है। शॉर्ट सप्लाई का मतलब समझते हैं? शॉर्ट सप्लाई का मतलब है जितना मुझे चाहिए उतना अवेलेबल नहीं है, उससे कम क्वांटिटी मेरे पास अवेलेबल है, उसे हम कहते हैं शॉर्ट सप्लाई में होना। क्या आपको लगता है अब बिजनेस के लिए एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट होने वाली है? आपको अपना प्रोडक्ट बनाना है, प्रोडक्ट बनाने के लिए रॉ मटेरियल चाहिए, बट वो रॉ मटेरियल शॉर्ट सप्लाई में चल रहा है, या फिर आपको अपने काम को करवाने के लिए लेबर आवर्स चाहिए, लेकिन आपके पास जो लेबर है वो उतना टाइम नहीं दे पा रही जितना आपको चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, आपको लेबर से काम करवाना है, मान लीजिए 10,000 आवर्स, लेकिन लेबर जो है वो मैक्सिमम 8,000 आवर्स तक ही काम कर सकती है। शॉर्ट सप्लाई है, मार्केट से नई लेबर ला नहीं सकते हो। शॉर्ट सप्लाई का मतलब समझना, मार्केट में लेबर अवेलेबल नहीं है और आपके पास जो लेबर है वो उतना काम कर नहीं सकती जितना कि आपको रिक्वायर्ड है। एक एक पॉइंट पर डिस्कशन कर रहा हूं, बहुत डिटेल में समझाऊंगा, मान के चलना 100% इसका क्वेश्चन आपके पेपर में आएगा, इसलिए बिल्कुल लॉजिकली क्लियर करते हुए चलना एक एक पॉइंट को। तो बोलिए, मेरा पहला पॉइंट समझ आ रहा है? मैं आपको यह बोल रहा हूं कि आपको अपनी प्रोडक्शन एक्टिविटी को करने के लिए कई सारे फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन चाहिए, और कई बार ऐसा होता है
कि एक या एक से ज्यादा फैक्टर आपके पास शॉर्ट सप्लाई में होते हैं। लिखें, द फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन which is in short supply is known as limiting factor, is known as limiting factor और की फैक्टर। उसी फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को जो कि हमारे पास शॉर्ट सप्लाई में चल रहा है, उसी को हम बोलते हैं लिमिटिंग फैक्टर या की फैक्टर। अंडरलाइन कर लेना, उसी फैक्टर को हम नाम देते हैं लिमिटिंग फैक्टर और की फैक्टर। अब मेरी बात को सुनना और मुझे बताना। मैं एक बार चेंज कर देता हूं। देखो, मैं एक छोटे से एग्जांपल से आपको, मुझे वहीं रोक देना आप जहां कंफ्यूजन होने लग जाए। मैं बार बार कह रहा हूं क्योंकि इस टॉपिक की इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है। वैसे मैं आपको एक एक चीज को क्लियर करते हुए चलूंगा। मान लीजिए ये एक पर्सन है, ये एक पर्सन है। ये पर्सन क्या सोच रहा है, मैं प्रोडक्ट 1 बना सकता हूं, मैं प्रोडक्ट 2 बना सकता हूं, प्रोडक्ट 3 बना सकता हूं। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि इन प्रोडक्ट को बनाने के लिए मेरे पास जो लेबर आवर्स हैं वो केवल 6000 आवर्स अवेलेबल हैं। बताइए, क्या लेबर आवर्स को लिमिटिंग फैक्टर बोलोगे या नहीं बोलोगे? लिमिटिंग फैक्टर या शॉर्ट सप्लाई का मतलब समझना, जहां पर एक रेस्ट्रिक्शन आ गया, एक लिमिटेशन आ गई कि उसके बियॉन्ड जाकर आप काम नहीं करवा सकते, उसके बियॉन्ड जाकर आप काम नहीं करवा सकते। नाउ मान लेते हैं, मेरी बात को सुनना, मैंने इसको क्यों लिमिटिंग फैक्टर बोला। P1 को बनाने में मुझे 4000 आवर्स की रिक्वायरमेंट है, P2 को बनाने में मुझे 1500 आवर्स की रिक्वायरमेंट है और P3 को बनाने में मुझे 2500 आवर्स की रिक्वायरमेंट है। बताइए मेरी रिक्वायरमेंट कितनी है? 4000, 5000, 7000 और 8000, जबकि मेरे पास अवेलेबल है 6000। इसी सिचुएशन को मैं बोल रहा हूं लिमिटिंग फैक्टर सिचुएशन। इसी सिचुएशन को मैं बोल रहा हूं लिमिटिंग फैक्टर सिचुएशन या की फैक्टर सिचुएशन। मुझे रिक्वायर्ड है 8000 आवर्स अगर मैं ये सभी प्रोडक्ट बनाना चाहता हूं तो, लेकिन मेरे पास जो अवेलेबिलिटी है वो केवल 6000 आवर्स की है। अवेलेबल हैं 6000 आवर्स, जबकि रिक्वायर्ड हैं, जबकि रिक्वायर्ड हैं 8000 आवर्स। सो लेबर आवर्स
आर की फैक्टर, आर की फैक्टर, आर की फैक्टर, ऑब्लिक लिमिटिंग फैक्टर। मेरे हिसाब से अब डेफिनेशन पार्ट सबको क्लियर हो गया होगा। मैंने यहां ये जो दो बातें लिखी इनका मतलब क्या था कि की फैक्टर बेसिकली होता क्या है। अभी सॉल्यूशन, अभी अभी रुको, करेंगे अंजलि, बिल्कुल रुको, पहले अपन सिचुएशन तो समझ लें, फिर अपन सीखेंगे। यही तो सीखना है अपने को कि कौन सा प्रोडक्ट किस तरह से बनाना चाहिए। फिर क्या पूछ रहे हो? यही पूछ रहे हो ना कि इस सिचुएशन में क्या करेंगे हम। हाँ, वही मैं बोल रहा हूं कि ऐसी सिचुएशन में क्या करेंगे, यही तो इस टॉपिक में अपने को करना है कि अगर ये सिचुएशन आ गई तो हम डिसीजन कैसे लेंगे, हम कौन सा प्रोडक्ट बनाएं और कितना बनाएं। मैं बिल्कुल एक एक बात पे आऊंगा। देखो, अभी तो मैंने केवल क्या समझाया है आपको कि की फैक्टर या लिमिटिंग फैक्टर का मीनिंग क्या होता है, सिर्फ अभी मैंने इतना सा पॉइंट समझाया है। बिल्कुल धीरे धीरे हम बात करते हैं। यहां तक कोई डाउट हो तो बताइए, की फैक्टर और लिमिटिंग फैक्टर का मीनिंग आपको क्लियर है? आओ, आगे बढ़ते हैं, लिखेंगे नेक्स्ट पॉइंट। बिजनेस wants to generate maximum profit, generate maximum profit with available resources, with available resources and hence management must decide, management must decide which products must be manufactured from available resource। बोलो एग्री और नॉट यहां तक की बात पर। आपका बिजनेस करने का ऑब्जेक्ट क्या होता है? प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना। लेकिन अब प्रॉब्लम यह है कि आप सारा काम तो कर नहीं सकते, क्योंकि अगर सारा काम कर सकते होते तब तो कोई दिक्कत ही नहीं थी। तो सारा काम नहीं कर सकते, लेकिन फिर भी आपका ऑब्जेक्ट है प्रॉफिट को मैक्सिमम करना। तो मैनेजमेंट को एक डिसीजन लेना पड़ेगा। और मैनेजमेंट को क्या डिसीजन लेना पड़ेगा कि हमारे पास जो रिसोर्सेज अवेलेबल हैं उनका यूज करके हम इन प्रोडक्ट में से कौन से प्रोडक्ट बनाएं, कितना P1 बनाएं, कितना P2 बनाएं, कितना P3 बनाएं, कि हमारे पास जो रिसोर्सेज अवेलेबल हैं उनका बेस्ट यूटिलाइजेशन भी हो जाए और हमारा प्रॉफिट भी मैक्सिमम हो जाए। क्या आप एग्री करते हैं? तो मैनेजमेंट को एक डिसीजन लेना पड़ेगा कि अवेलेबल रिसोर्सेज से कौन कौन से प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करने चाहिए ताकि हमारा प्रॉफिट क्या हो जाए, मैक्सिमम हो जाए। लिखिए,
the decision about selection of product to earn maximum profit is known as प्रोडक्ट मिक्स डिसीजन। ये लीजिए, ये मैंने आपको इसका दूसरा नाम समझा दिया। इस पैराग्राफ को पढ़िए और मुझे बताइए क्या मेरी बात समझ आई। वापस से सुन लेना। मेरे पास रिसोर्सेज लिमिटेड हैं और उन रिसोर्सेज से मैं 3 प्रोडक्ट बना सकता हूं और मेरा ऑब्जेक्ट है प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना। तो इसका मतलब अब मुझे डिसीजन लेना पड़ेगा, मैनेजमेंट को एक डिसीजन लेना पड़ेगा कि वो कौन कौन से प्रोडक्ट बनाए ताकि वो अपने अवेलेबल रिसोर्सेज से मैक्सिमम प्रॉफिट अर्न कर सके। और जब मैनेजमेंट इस डिसीजन को लेगा तो इसी सिचुएशन को हम बोलते हैं प्रोडक्ट मिक्स डिसीजन। बताइए भाई एवरीवन, एक एक पॉइंट टू पॉइंट बिल्कुल माइंड सेट होना चाहिए आपका। क्या आपको लग रहा है मैं जो लिख रहा हूं वो वाकई में रियलिस्टिक है? प्रॉफिट मैक्सिमम कमाना चाहते हो, रिसोर्सेज लिमिटेड हैं, तो मैनेजमेंट को सोचना पड़ेगा ना कि भैया हमें कौन कौन से प्रोडक्ट बनाने चाहिए ताकि हम अपने रिसोर्सेज से मैक्सिमम प्रॉफिट कमा सकें। बिल्कुल बिल्कुल, लिमिटेड रिसोर्सेस का, बहुत बढ़िया। हम अपने लिमिटेड रिसोर्सेस का बेस्ट यूटिलाइजेशन, नंदनी बहुत बढ़िया, ताकि हम अपने प्रॉफिट को मैक्सिमाइज कर सकें। पीछे करूं क्या, क्या हुआ पूजा, ये लो, कि हम अपने लिमिटेड रिसोर्सेस को कैसे यूज करें कि हम अपने प्रॉफिट को मैक्सिमाइज कर सकें। और जब हम इसका डिसीजन लेंगे और उसी को हम क्या बोलेंगे, प्रोडक्ट मिक्स डिसीजन। चलिए आगे, क्लियर, बिल्कुल बहुत बढ़िया। आगे बढ़ता हूं, नेक्स्ट पॉइंट। मैनेजमेंट मस्ट डिसाइड प्रोडक्ट on the basis of contribution per unit of key resource। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, बस यही बात अगर समझ आ गई तो आपको ये चैप्टर टॉपिक समझ आ गया। अंडरलाइन कर लेना, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट ऑफ की रिसोर्स, कंट्रीब्यूशन
पर यूनिट ऑफ की रिसोर्स। लिखेंगे कंट्रीब्यूशन पर यूनिट ऑफ की रिसोर्स means what contribution we can earn, what contribution we can earn by consuming 1 unit of a resource। ये लीजिए, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट ऑफ की रिसोर्स का मतलब क्या होता है। मैंने क्या लिखा, आपको जो डिसीजन लेना है प्रोडक्ट का, उसका एक बेसिस होगा, और वो बेसिस होगा कंट्रीब्यूशन पर यूनिट ऑफ की रिसोर्स। अब बात ये आती है कि कंट्रीब्यूशन पर यूनिट ऑफ की रिसोर्स क्या होता है। तो इसकी एक बेसिक डेफिनेशन मैंने लिखी है, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट ऑफ की रिसोर्स का मतलब है हम कितना कमा पाएंगे अगर हम उस रिसोर्स की 1 यूनिट को कंज्यूम कर लें। हम कितना कमा पाएंगे अगर हम उस रिसोर्स की 1 यूनिट को कंज्यूम कर लें। इस पर डिस्कशन कल हो पाएगा, क्योंकि अभी पूरा होगा नहीं और टॉपिक बीच में रह जाएगा। केवल यहां तक की बात आप लिख लें। इस बात को मैं कल बहुत डिटेल में आपको विद प्रैक्टिकल एग्जांपल लूंगा। हालांकि थोड़ा बहुत अगर आप इस पर एनालिसिस करोगे तो आपको पॉइंट समझ आएगा इस डेफिनेशन से, कि मैं केवल एक बात बताना चाह रहा हूं कि मैं कितना कंट्रीब्यूशन कमाऊंगा अगर मैं वो जो रिसोर्स लिमिटेड है अगर उसकी 1 यूनिट को कंज्यूम करूं, अगर उस रिसोर्स की 1 यूनिट को कंज्यूम करूं तो क्या कमाऊंगा। उसी को मैं बोल रहा हूं कंट्रीब्यूशन पर यूनिट ऑफ की रिसोर्स। आ गया समझ? अच्छी बात है। बिल्कुल 1 यूनिट कंज्यूम, लेकिन वो 1 यूनिट किसकी नंदनी? वो 1 यूनिट किसकी? उस लेबर की, या उस मटेरियल की, या उस मशीन की, प्रोडक्ट की नहीं। बस यही बात माइंड में सेट रखना। बिल्कुल, बहुत बढ़िया नंदनी, उस फैक्टर की 1 यूनिट। बहुत बढ़िया जय किशन, बहुत बढ़िया। समझ आ रहा है सबको? बाकी जने भी बोला करो भाई। सर। हाँ जी सर